नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देश के मुद्दों की। आज़ादी से और 2000 लगभग 14 तक देश के मुद्दे जो है, राजनीतिक दल तो उठाते ही थे, लेकिन इनको जो मुद्दों को मुहैया कराया जाता था वो सरकार के अंदर के नौकरशाह या समाचार पत्रों के पत्रकार या फिर भारतीय राजनीति में राजनीति करने वाले सत्ताधारी दल के कुछ नेता, ये लोग राजनीतिक मुद्दे देश के लिए मुहैया कराया करते थे कि देश में ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये मुद्दे आगे जाके बहुत बड़े बनते थे। जैसे मैंने कहा कि ये सूत्र उपलब्ध कराए जाते थे, फिर इन सूत्रों के द्वारा देश में वो मुद्दे का रूप लेते थे ये सूत्र। लेकिन 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि ना तो इस तरह की कोई घटनाएं सामने आ रही हैं कि कोई सरकार का ब्यूरोक्रेट जो सरकार में है या सरकार से रिटायर्ड हो चुका है वो इस मुद्दे पर कभी आगे आया हो, या जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में आजकल तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको सब कुछ पता है। रहा सवाल राजनीतिक दल का या सत्ताधारी दल के असंतुष्ट नेताओं का, तो वो भी अब एक दूर की बात हो गई है। तो सवाल उठता है कि जो विपक्ष है उसे स्वयं ही मुद्दे जनरेट करना है और उनको सामने लाना है और जनता को बताना है। तो 2014 के बाद हम सब देख रहे हैं कि इस तरह के जो मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार के विरोध में कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, सरकार को ये करना चाहिए था या सरकार ने ये नहीं किया, तो हम देखें तो देश में पहला मुद्दा जो सत्ताधारी दल के खिलाफ सामने लाया गया था वो था भूमि अधिग्रहण बिल। ये जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, इसमें अधिकांश राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी और 90% किसानों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और इस मुद्दे को राजनीतिक, बल्कि कहना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया और बहुत दमदारी से उठाया और अपने तर्कों के साथ सरकार को बाध्य किया कि ये बिल आप वापस लें, और सरकार ने इस बिल को वापस लिया था। इसी तरह दूसरा मुद्दा आया था नोटबंदी का। जब नोटबंदी लागू की गई तो आम जनता में एक विश्वास था कि इससे करप्शन हटेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और एक नई आर्थिक नीति हमें देखने को मिलेगी और एक शुचिता देखने को मिलेगी, जिसमें नीचे तबके का जो आदमी था वो तो बहुत खुश हुआ था। लेकिन वो मुद्दा क्या है, क्या हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी किसी के सामने नहीं आ पाई। और जैसा कि राहुल गांधी का कहना था कि इससे जो हमारे छोटे मझोले उद्योग हैं इनकी रीढ़ टूट जाएगी और गरीबों को बहुत नुकसान होगा, और जो छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो हमारे बिल्डर हैं, जो छोटे छोटे मकान बनाते हैं, छोटी कॉलोनियाँ डेवलप करते हैं, इनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आम जनता को भी परेशानी होगी। तो ऐसा कुछ हुआ तो जरूर है, हुआ है कि छोटे मझोले उद्योग रहे, उनके पास पूंजी एकाएक खत्म हो गई तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई उद्योग बंद हो गए, और जो चले वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संचालित कर पा रहे हैं। यही हाल जो छोटे स्तर के जो बिल्डर होते हैं, मझोले स्तर के, उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी को किसी और जो विपक्षी दल है उनके नेताओं का या उन दलों का कोई विशेष सहयोग नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और बाद में समझ में आया कि वाकई ये एक मुद्दा देश के लिए था और है और इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये चर्चा इस पर कोई नहीं हुई और राहुल गांधी इसको निरंतर उठाते रहे और बाद में ये मुद्दा एक
समस्या के रूप में सामने आया। लेकिन ये मुद्दा जिस तरह से इसको नोटबंदी को लागू करना रहस्यमय था, उसी तरह इसके जो परिणाम हैं वो भी रहस्यमय हो गए हैं। उसके बारे में ना तो सरकार ने कोई जानकारी दी और ना कोई श्वेत पत्र लाया गया और ना जनता को, देश की जनता को बताया गया। इसी तरह किसानों का मुद्दा था, जब केंद्र सरकार किसानों के लिए बिल लेकर आई कि इसमें निजी उद्योगपतियों को जो किसानों की ज़मीन है वो खेती के लिए देनी होगी और जो शर्तें होंगी वो उद्योगपति की होंगी। किसानों को इस शर्तों से बाहर कर दिया गया कि वो कोई भी जो विरोध है वो कि जो मंच है या जो उसकी सीमा है, जो उसका किसानों का विरोध करने का जो आधार होगा वो बहुत सीमित कर दिया गया और सुनवाई के अवसर भी बहुत कम कर दिए गए। लेकिन इसको भी राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले रैली करके और यात्रा निकाल के किसानों के सामने लाए और उसके बाद फिर किसानों ने इसको समझा और इसको विरोध किया और सबने देखा कि किसानों ने बहुत महीनों तक दिल्ली में जाम कर दिया, सड़कों पे धरने पे बैठ गए और इस आंदोलन में बताया जाता है कि 700 से अधिक किसानों की मौत हुई और आखिर में सरकार को इस बिल को भी वापस लेना पड़ा। इसी तरह एक और मुद्दा है SIR का। इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया और जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और जितने भी उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया और जनता को पूरा बताया कि कैसे कैसे वोट की चोरी की गई है, तो शुरुआती दौर में किसी भी विपक्षी दल ने उनको सहयोग नहीं दिया, न उनकी बात को माना। हाँ, जरूर है कि एक दो दल जो थे, समाजवादी पार्टी वगैरह, वो अनमने ढंग से उसका समर्थन कर रहे थे और राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उसके जो मुखिया है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनके चाचा, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये फालतू का किया जाने वाला एक प्रयास है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आज आप देखें कि अखिलेश यादव कितनी मुखरता से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अब उन्हें पता चला है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, उन्होंने तो शुरू में ये मुद्दा खारिज ही कर दिया था। उन्होंने कहा था ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन आज ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं इस मुद्दे पर। तो ये जो जितने भी ये मुद्दे उठाए गए और जनता के सामने लाए गए, निस्संदेह इसमें आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं और अब तक चर्चा का विषय भी देश में अगर कोई मुद्दों पर हुई है तो वो मुद्दे यही है और इन्हीं पर चर्चा हुई है। भले मीडिया ने बहुत कम चर्चा की हो, उस इन मुद्दों को नेगेटिव बताने की, नकारात्मक बताने की कोशिश की गई हो, सरकार के पक्ष में को ध्यान रखकर चर्चा की गई हो, लेकिन ये मुद्दे यही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ये मुद्दे लगातार उठाए जाते रहे तो इसमें जिन्होंने ये मुद्दे उठाए, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी को इसको लाभ होना चाहिए था इन मुद्दों को उठाने से। हाँ, ये सही बात है कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे से कोई लाभ नहीं हुआ और बिल्कुल भी चुनावी राजनीति में तो बिल्कुल लाभ नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक मुद्दा जरूर था जो राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले उठाया था, संविधान का, संविधान बचाओ। उस मुद्दे ने जरूर काम किया और 400 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। तो सबका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी 240 क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें के आसपास तो जीत ही जाएगी, उनका गठबंधन सहित। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को बिल्कुल पीक पर ला दिया और बहुत ही मुखरता से इसको उठाया और गठबंधन भी बहुत अच्छा बनाया और उनको इससे लाभ हुआ और कांग्रेस पार्टी जो मात्र 55 सीटों पे थी वो 99 सीटों पर आ गई और कुछ सीटें तो वो एक दो सीटें तो इसलिए उसमें नहीं जोड़ी जाती कि गठबंधन साथियों की वजह से वो कांग्रेस को वो टिकट नहीं दे पाई और वो अपना जो क्या चुनाव चिन्ह नहीं दे पाई, वरना महाराष्ट्र से, अकोला से जो सांसद हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन गठबंधन के कारण उन्हें हटना पड़ा, वो निर्दलीय लड़े, जीते। उसी तरह पप्पू यादव भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस को चिन्ह वापस लेना पड़ा और वो निर्दलीय लड़े, वो जीते। तो एक ये है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर तो लाभ हुआ,
लेकिन बाकी और जो अन्य ज्वलंत मुद्दे थे उस पर कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, नोटबंदी, किसान किसानों के लिए जो बिल लाया गया था वो, और जीएसटी जीएसटी की विसंगतियों के बारे में राहुल गांधी ने बहुत मुखरता से अपने मुद्दे उठाए थे और लोगों ने उसे भी उतना तवज्जो नहीं दी थी, विपक्षी दलों ने भी तवज्जो नहीं दी थी। आज वो मानते हैं कि हाँ, इसमें कितनी विसंगतियां थी और सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा और इसमें सुधार करने की कोशिश की उन्होंने और किया भी। तो ये इस तरह से मुद्दे थे उठाए गए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इन मुद्दे से कांग्रेस को, राहुल गांधी को कोई चुनावी लाभ नहीं हुआ। इस बात पर आ जाते हैं कि जब चुनावी लाभ नहीं हुआ विपक्ष को, तो फिर सत्ता पक्ष किन मुद्दों पर लगातार चुनाव जीत रहा है? ऐसा क्या, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि सत्ता पक्ष लगातार जो है तीसरी बार चुनाव जीत गया? तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक 2014 का चुनाव जो पहला कार्यकाल माना जाना चाहिए सरकार का, उसमें सरकार ने बहुत कहना चाहिए व्यापक मुद्दे जनता के सामने और आकांक्षाएं और उम्मीदें जनता के सामने परोसी थी। जैसे कि एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। तो ये उम्मीदों का आसमान था जिसमें जनता बिल्कुल उड़ गई, कहना चाहिए बह गई हवा में, और ये मुद्दा काम कारगर रहा। उसके बाद लेकिन जब 2019 के चुनाव आए तो सरकार के प्रति विरोध तो था और मुद्दे भी थे, लेकिन जो आसमानी महत्वाकांक्षाएं और उम्मीदें के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जीता था, वो 2019 आते आते 5 किलो राशन पर आकर सिमट गया। और एक अवसर और दिया जाए का जो सिद्धांत था वो भी मोदी जी के काम आया और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल की। और रहा सवाल 2024 का, तो इसमें भी विरोध तो था, एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर, वो भी थी। लेकिन इसमें 5 किलो अनाज तो कारगर था ही, लेकिन उसमें फिर कुछ राज्यों का अपने जो मतदाता हैं उनको नगद रूप से कुछ राशि देना, प्रति माह 1000, कहीं 1500, कहीं 2000, ये मुहैया कराना, ये काफ़ी कारगर रहा। तो जो जनता को 2014 में आसमानी सपने के द्वारा उनकी महत्वाकांक्षाएं जगाई गई थी, वो जमीन 2024 आते आते जमीन पर सिर्फ 5 किलो दाना और 1000-2000 रुपये महीने पर आकर सिमट गई। लेकिन इतना जरूर है कि 2014 में आसमानी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो बाकी 19 और 24 के चुनाव में आते आते वो जमीनी जो सुविधाएं, छोटी मोटी सुविधाएं हैं और सीधा लाभ जिसे हम कहते हैं, जनता को दिया गया, जनता उसी में संतुष्ट हो गई। क्योंकि जनता ने माना कि ठीक है, 15 लाख नहीं मिले कोई बात नहीं, बच्चों को रोजगार भी नहीं मिला कोई बात नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई ठीक है, कुछ किसानों को जिनकी जोत छोटी है उन्हें 2000 रुपये हर महीने मिलने लगे सरकार की तरफ से, तो वो भी ठीक है, पर्याप्त है, वो जीने के लिए, जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। अब इससे कितना क्या भला होता है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता के बारे में ये भी जरूर मानना पड़ेगा कि अगर आप बहुत बड़े ख्वाब दिखाएं तो उससे भी वो बहुत उम्मीद ज़्यादा होती है, और अगर आप बहुत छोटी सुविधाएं भी दे दें तो उससे भी संतुष्ट हो जाती है। और यही उम्मीद और संतुष्टि भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण बनी और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 चुनाव लोकसभा के जीते हैं। अब वापस आता हूँ कि जो देश में राजनीतिक मुद्दे हैं, ये क्या इसी तरह से ही ये मुद्दे रहेंगे, या कभी जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, इन पर भी कभी चर्चा होगी। लेकिन किसी भी परिदृश्य में देखने से लगता है कि ऐसा होना अभी वर्तमान में तो संभव नहीं दिखता, क्योंकि वर्तमान में तो ये मान के चलें कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो किसी भी तरीके से, चाहे वो शंकराचार्य के रूप में सामने आए या किसी फिल्मों के रूप में सामने आए या धार्मिक आयोजनों के में जो
कुछ घटनाएं घटती हैं उसके रूप में सामने आए, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त है, जब तक कोई इस तरह की नई घटना न घट जाए। तो अब हम उम्मीद करें कि देश के बुनियादी मुद्दों पर कभी चर्चा होगी, कभी इस पर बात होगी, या कभी चुनाव भी इस पर होंगे। तो वर्तमान में तो ऐसा हाल फिलहाल तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ, जनता है वही समझती है और अपने विवेक से सरकार बनाती है। तो अब सब कुछ जो है मुद्दे उठाने वाले हैं, जनता के बीच ले जाने वाले हैं, लेकिन इसका फैसला जनता को करना है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जो जनता फैसला लेती है वो अपने हित के लिए सोच समझ के ही लेती होगी, और उसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देश के बुनियादी मुद्दे जो हैं अब गौण हो गए हैं और बहुत पीछे चले गए हैं। और वो मुद्दे जो जिनका कभी कोई महत्व ही नहीं था, भारतीय राजनीति में महत्व ही नहीं माने जाते थे, और उठते भी थे तो ये इन्हें खारिज कर दिया जाता था, वो मुद्दे अब शीर्ष पर हैं। और जो मुद्दे हुआ करते थे अब उन्हें खारिज किया जा रहा है, तो वो गौण हो गए हैं, वो बहुत पीछे हो गए हैं। बस यही समय का परिवर्तन है जो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी जो भी समझना है, जो भी करना है, वो सब जनता को ही करना है, और जनता को ही इस पर निर्णय लेना है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।